कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत पद्य या श्लोकों वाले पाठों का संकलन संस्कृत पद्य पीयूषम है। उसका दूसरा पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक कुल 15 श्लोक पढ़ाए जा चुके हैं, शेष 3 श्लोक हैं। वृक्षाणाम चेतनत्वम में महर्षि भरद्वाज और भृगु ऋषि के वार्तालाप के माध्यम से वृक्षों में चेतनता सिद्ध की गई है। जिस प्रकार शरीर, मनुष्य का शरीर 5 भौतिक है, 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है, उसी प्रकार से वृक्ष भी 5 भौतिक हैं, 5 महाभूतों से बने हुए हैं। भरद्वाज ऋषि प्रश्न करते हैं और शंका व्यक्त करते हैं कि वृक्ष 5 भौतिक नहीं हैं, वे जड़ हैं, वे चल फिर नहीं सकते। लेकिन उनकी बात का उत्तर देते हुए ऋषि भृगु वृक्षों में चेतनता सिद्ध करते हैं और सिद्ध करते हैं कि वृक्ष भी 5 भौतिक हैं, 5 महाभूतों से बने हुए हैं। 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का अंश वृक्षों में भी पाया जाता है। जैसे संसार की सभी चीज़ें हैं, वैसे वृक्ष भी 5 भौतिक हैं। अब आप देखें, अब आप 16वां श्लोक देखें। तेन तज्जलम आदत्तम जर्यत्यग्निमारुतौ आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। इस श्लोक में महर्षि भृगु वृक्षों के भोजन करने की प्रकृति का, उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि तेन तज्जलम आदत्तम जर्यत्यग्निमारुतौ आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। कहते हैं कि भृगु ऋषि कहते हैं तेन तज्जलम आदत्तम, कहते हैं कि वृक्ष के द्वारा जलम आदत्तम, ग्रहण किए गए तज्जलम, उस जल को अग्नि मारुतौ जरेत, अग्नि और वायु पचाते हैं, जरेत पचाते हैं। आहार परिणामाच्च, कहते हैं आहार परिणामाच्च, आहार के पचने से स्नेह वृद्धि च जायते, वृक्षों में चिकनापन बढ़ता है और वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं और बढ़ते हैं। चिपचिपा पदार्थ बनता है जिससे उनके वृक्षों का विकास होता है, वृक्ष बढ़ते हैं। देखिए फिर से, करें तेन तज्जलम आदत्तम जरेत्यग्निमारुतौ आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। कहते हैं, भृगु ऋषि कहते हैं उस वृक्ष के द्वारा आदत्तम, ग्रहण किए गए तज्जलम, उस जल को अग्नि मारुतौ जरेत, अग्नि और वायु जलाते अर्थात पचाते हैं। आहार परिणाम, जब वो पचता है तो आहार बनता है, उसका परिणाम ये होता है स्नेह, उसमें चिकनापन आता है। स्नेह, वृक्षों में चिकनापन बढ़ता है, चिकनाहट बढ़ती है, चिपचिपा पदार्थ बनता है। वृद्धिश्च जायते, और उससे वृक्ष जो है वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब आप देखें, अगर यदि परीक्षा में यह श्लोक पूछा जाए तो आप जो है लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के
वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद फिर आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या, क्योंकि परीक्षा में व्याख्या पूछी जाती है। उसके बाद फिर लिखेंगे व्याख्या, कह रहे हैं कि तेन तत् जलम आदत्तम जरेत तक निमार्तम, कह रहे हैं भृगु ऋषि कहते हैं तेन आदत्तम, उस वृक्ष के द्वारा ग्रहण किए गए, तत् जलम, उस जल को, अग्नि मार्तो जरेत, अग्नि और वायु जलाते हैं। आहार परिणामाच, जब जल जलता है, पच जाता है तो इससे आहार बनता है। आहार, इस आहार का परिणाम होता है स्नेह। वृक्षों में स्नेह, चिकनापन बढ़ता है और उस चिकनेपन से वृक्षों की वृद्धि होती है, वृक्ष बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। परीक्षा में इतना लिखना है। अब आप अगला श्लोक देखें श्लोक, एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कार्येत चतुर्मासे विशेषेण बिना यज्ञादि कारणम। कहते हैं कि एतेषां, कहते हैं इसलिए सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कार्येत, करें सभी वृक्षों का, इन सभी वृक्षों का कर्तन, इन सभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासेन विशेषेण, विशेष रूप से 4 महीनों में, बिना यज्ञादि कारणात्, यज्ञादि कारण के बिना, एतेषां सर्ववृक्षाणां, इन सभी वृक्षों को छेदनम नैव कार्येत, नहीं काटना चाहिए। चतुर्मासे विशेषण, विशेष रूप से वर्षा के 4 महीनों में तो बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए। फिर से देखे कह रहे हैं कि एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नैव कार्येत चतुर्मासे विशेषण बिना यज्ञादि कारणम, कह रहे हैं कि बिना यज्ञादि कारण, बिना यज्ञादि कारण के, एतेषां सर्ववृक्षाणां, इन सभी वृक्षों को, छेदनम नैव कार्येत, काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषण, विशेष रूप से वर्षा के 4 महीनों में बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उस समय वृक्षों में, वृक्ष बढ़ते हैं, अपने विकास को, विकास का रूप देते, अपने विकास कार्यक्रम में लगे रहते हैं, वृक्षों का विकास होता है वर्षा में, इसलिए उस समय वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। यदि यह श्लोक पूछा जाए, अक्सर पूछा भी जाता है, तो आपको पहले संदर्भ हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद फिर हेडिंग आप डालेंगे व्याख्या की, और उसमें लिखेंगे एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नैव कार्येत, कह रहे हैं कि बिना यज्ञादि कारण, बिना यज्ञादि कारण के, एतेषां सर्ववृक्षाणां, इन सभी वृक्षों को, छेदनम नैव कार्येत, नहीं काटना चाहिए। विशेषण चतुर्मासे, विशेष रूप से वर्षा के 4 महीनों में बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। फिर आप अगला श्लोक देखें, अंतिम 18वां, कहते हैं कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वास्तम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। कह रहे हैं कि एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, करें एक ही वृक्ष के, कहते हैं कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वास्तम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। कहते हैं कि एकेन अपि सुवृक्षेण, एक ही, पुष्पितेन सुगंधिना, पुष्पित और सुगंधित, सुवृक्षेण, सुंदर वृक्ष से, सर्वम वनम वै वासितम, संपूर्ण वन उसी प्रकार से वास्तव सुवासित उठता है, जैसे सुपुत्रेण कुलम, जैसे सुंदर योग्य पुत्र से कुल सुवासित उठता है, उसका बड़ा नाम हो जाता है, यश हो जाता है। फिर से देखे करें एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वास्तव वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। कहते हैं कि एकेनापि पुष्पितेन सुगंधिना, एक ही पुष्पित और सुगंधित सुंदर वृक्ष से, सर्वम वनम वास्तव वै यथा सुपुत्रेण कुलम, संपूर्ण वन उसी प्रकार से सुशोभित उठता है जिस प्रकार से सुंदर
योग्य पुत्र से कुल सुशोभित हो जाता है, उस कुल खानदान का नाम हो जाता है, यश हो जाता है। यह श्लोक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आपको लिखना, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं पुष्पित और पल्लवित वृक्ष के माध्यम से सुंदर योग पुत्र के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। आप देखें, फिर व्याख्या डालेंगे। इसमें कह रहे हैं कि याग एकेना सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वास्तव वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम तक। कहते हैं कि एकेन अपि पुष्पितेन सुगंधिना सुवृक्षेण, एक ही पुष्पित और सुगंधित सुंदर वृक्ष से सर्वम वनम वही वासितम, संपूर्ण वन उसी प्रकार से यथा सुवासित उठता है, यथा जैसे सुपुत्रेण कुलम, जैसे सुंदर योग्य पुत्र से संपूर्ण कुल सुवासित उठता है, उसका नाम हो जाता है। इस प्रकार से यह वृक्षाणाम चेतनत्वम जो दूसरा पाठ था यह पूरा हुआ। पहले भी मैंने छात्रों को बताया है कि किस तरीके से श्लोकों का संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। आप पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या में आपको श्लोकों की जो इसमें व्याख्या दी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ व्याख्या हो गई। पहले यहाँ श्लोक हो गया, संदर्भ मैंने बता दिया, जो संदर्भ बताया वही लिखना है। यहाँ व्याख्या हो गई, सब में नीचे फिर व्याख्या दी हुई है। जैसे यह व्याख्या हुई, फिर इसके बाद इस श्लोक की व्याख्या यहाँ है। मैं इसीलिए पुस्तक की फ़ोटो भी खींच करके भेजता हूँ, जिससे छात्रों को यदि पुस्तक न हो तो भी उनको गृह कार्य करने में कोई असुविधा न हो। यहाँ देखिए व्याख्या है, सभी श्लोकों में व्याख्या दी हुई है। छात्र मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और गृह कार्य को करके भेजते रहें, जिससे मैं चेक करके छात्रों को जो गलतियाँ उनको सुधार बता सकूं, किस तरीके से आगे लिखना है परीक्षा में यह मैं बता सकूं। आज इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।